तो हम जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रो वाइज सॉर्टिंग से रिगार्डिंग। अब देखिए रो वाइज के केस में मैंने आपको कहा था कि हमें एक ही रो के अंदर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो हमें 4 लूप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉलम टू कॉलम कंपैरिजन करते भी हैं तो कॉलम के अंदर चेंज हो रहा है। रो जो है वो तो हमारी फिक्स ही है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3 लूप्स को काम में लिया है। ये है मेरे रो को इंडिकेट करने के लिए, ये है करंट एलिमेंट के लिए, वो करंट एलिमेंट जिसे हम बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करवाने वाले हैं। और जो हमारा के का लूप है, इट स्टैंड्स फॉर द अदर एलिमेंट्स जिनका कंपैरिजन होने वाला है इस करंट एलिमेंट से। तो ये भी कॉलम को रेफर कर रहा है और ये भी कॉलम को रेफर कर रहा है, और क्योंकि रो हमारी फिक्स है तो ये आई का लूप है हमारे रो के लिए। अब जो एरे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फर्स्ट आइटरेशन हमने देख लिया था, एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन केस किसी को कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो देखिए सबसे पहले जब हमारा लूप चलने वाला है तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, यानी कि 0 रो के रिस्पेक्ट में हम काम करने वाले हैं। आई की वैल्यू 0 के लिए ये लूप मल्टीपल टाइम्स चलने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं कॉलम के लिए, क्योंकि एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए रो और कॉलम दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। तो स्टार्टिंग में j की वैल्यू भी 0 बनेगी। तो अगर मैं करंट एलिमेंट को रेफर करने की बात करूं विद द हेल्प ऑफ आई भी 0, j भी 0, तो 0 रो के 0 कॉलम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो है हमारा ये 9 एलिमेंट। अब इसे हम किससे कंपेयर करवाने वाले हैं? इस 8 से कंपेयर करवाने वाले हैं और इस 7 से कंपेयर करवाने वाले हैं। करंटली यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है उससे +1 अगर मैं कर दूं तो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, +2 अगर मैं कर दूं तो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे 3/10 की मैट्रिक्स होती, यानी कि 10 कॉलम्स यहाँ पे होते, तो इस एक एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करवाना पड़ता। तो अब 10 स्टेटमेंट्स तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए तो लूप है ही, कंपैरिजन के लिए भी मैंने यहाँ पे लूप इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज के वाला लूप। तो k इज इक्वल्स टू j प्लस 1। करंट एलिमेंट जहां पर भी है उसे खुद से कंपेयर करवाने का कोई मतलब नहीं होता है, एक आइट्रेशन हमारा बल्कि एक्स्ट्रा ही चलता है। तो हम हमेशा करंट लोकेशन से +1 एलिमेंट से कंपैरिजन करवाना ही स्टार्ट करते हैं। तो j की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू j प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 which becomes 1। तो यहाँ पे 0 रो का 0 कॉलम 0 रो के फर्स्ट कॉलम से कंपेयर होने वाला है, क्योंकि k की स्टार्टिंग वैल्यू है 1। तो 0 0 को अगर मैं 0 1 से कंपेयर करवाऊं, अब यहाँ पे करवाना क्या है, सॉर्टिंग करवानी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो जो छोटा एलिमेंट है वो पहले पहुंच जाएगा, जो बड़ा वाला एलिमेंट है वो बाद में पहुंच जाएगा। So if num of ij यानी कि num of 0 0 यानी कि 9 is greater than num of ik यानी कि 0 1 यानी कि 8, अगर 9 जो है वो 8 से बड़ा है तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, छोटे एलिमेंट को आगे शिफ्ट करना है, बड़े वाले एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करना है। तो यानी कि हमें इंटरचेंज या स्वैपिंग जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो temp is equals to num of ij is equals to num of ik। तो 0 0 इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में आ गई, 0 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे मैंने 0 0 पे असाइन करवा दिया। अब क्या करना है, जो इसकी वैल्यू थी वो इसमें असाइन करवानी है, और वो किस में है, टेम्प वेरिएबल के अंदर। तो num of ik is equals to temp। अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमारा एरे हमारे पास में रहेगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 8 और 9 के बीच में स्वैपिंग हुई है, तो अब यहाँ पे 8 9 और 7 हमारे पास में एरे के तौर पे अवेलेबल होगा, जो 0 रो की बात कर रहे हैं पहली बार स्वैपिंग करवाने पर। अब ये सारे कंडीशंस ट्रू होने पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, तो होगा क्या, फिर से k का इंक्रीमेंट होगा। k की स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, इंक्रीमेंट होके वो 2 बन जाएगा। 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। i की वैल्यू अभी भी 0 है, j की वैल्यू अभी भी 0 है, k की वैल्यू 2 है। तो 0 0 पे जो एलिमेंट है यानी कि 8, लास्ट टाइम चेंज करके अब 8 हमारे पास में बचा है, उससे किससे कंपेयर करवा रहे हैं, 0 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे। तो 0 2 इंडेक्स पे कौन सा है, 7 एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे 8 क्या 7 से बड़ा है, ऑफ कोर्स। तो होगा क्या, 7 और 8 के बीच में स्वैपिंग वाला ऑपरेशन यानी कि इंटरचेंज वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
तो जब पहली बार हमारा के का कंप्लीट लूप चला है, तो कुछ इस तरीके का सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और जो सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे हमारे रो के अंदर प्रेजेंट थी, वो अपनी फिक्स पोजीशन पर आ गई है। अब यहाँ तक का पार्ट हमने कल भी देख लिया था। अभी भी किसी को इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। ना, अब यहाँ पे हमने पहली बार जब j की वैल्यू 0 थी, तब k के लूप को हमने मल्टीपल टाइम्स चलाया और कुछ सॉर्टेंट रिजल्टेंट हमने यहाँ पे फेच कर लिया। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, इस वैल्यू को बाकी सबसे कंपेयर करवाया, 0 पे जो प्रेजेंट थी उसको सबसे कंपेयर करवाया, तो कोई वैल्यू यहाँ पे आके फिक्स हो गई। अब इस एलिमेंट को हम बाकी सबसे कंपेयर करवाने वाले हैं। ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, बाकी सबसे यानी कि सेकंड से कंपैरिजन करवाना स्टार्ट करवाएंगे। तो j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 1। k को हमने लिखा है j प्लस 1, j की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 करेंगे तो k की वैल्यू 2 हो गई एंड 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा 0 1 यानी कि 0 रो का फर्स्ट कॉलम है वो अब किससे कंपेयर होगा, 0 2 से यानी कि 0 रो के सेकंड एलिमेंट से। तो यहाँ पे अब रिजल्टेंट एरे हमारा ये था जब हमने पहली बार कंपैरिजन करवाया था। तो 0 1 पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है और 0 2 पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या i j i k से बड़ा है, यानी कि 9 जो है क्या वो 8 से बड़ा है, ऑफ कोर्स। तो फिर से क्या होगा, स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इधर हमारे पास में 8 आ जाएगा और इधर हमारे पास में 9 आ जाएगा। अब k के अंदर इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू बन गई 3, 3 लेस देन 3 तो कंडीशन फॉल्स है, k का लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 0 से 2 तक का लूप चलाने के लिए कहा गया है, तो 0 1 और अब इंक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू बन गई 2। अब यहाँ पे k की वैल्यू है j प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3 और 3 कभी 3 से छोटा होता ही नहीं है, तो हमारा k का जो लूप है वो चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे j के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 3, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स है, यानी कि पहली रो का हमने काम करवा लिया है। तो अब इतना पार्ट कंप्लीट होके जो हमारी फर्स्ट रो की सॉर्टिंग हुई है, तो 7 8 और 9 एलिमेंट्स हमारे पास में आए हैं विच इज इन द करेक्ट ऑर्डर। अब क्या होगा, i के अंदर इंक्रीमेंट होगा एंड द वैल्यू विल बिकम 1, यानी कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सारा काम होने वाला है। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस चलेगा, अब हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में j भी चलेगा, हर एक रो के रिस्पेक्ट में 3 बार ये j का लूप और हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में जितनी बार भी इसकी इनिशियल वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में k चलेगा। तो फर्स्ट रो के लिए 0 1 2 काम होने वाला है, जब j की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू 1 होगी क्योंकि प्लस 1 है। तो 1 0 पे जो वैल्यू है उसे हम 1 1 से कंपेयर करवाने वाले हैं। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0, 1 0 यानी कि 6, i की वैल्यू 1 और k की वैल्यू भी 1 यानी कि 4। क्या 6 4 से बड़ा है? ऑफ कोर्स 6 4 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, कंपैरिजन होके दोनों की वैल्यू के अंदर इंटरचेंज यानी कि स्वैपिंग वाला फिनोमेना परफॉर्म होगा, 4 आगे पहुंच जाएगा और 6 इधर पहुंच जाएगा। k के अंदर इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा j अभी भी वही है, 1 0 को हम कंपेयर करवा रहे हैं किससे, 1 2 से, यानी कि हम 4 को कंपेयर करवा रहे हैं 5 से। क्या 4 5 से बड़ा है? नहीं, 4 5 से बड़ा नहीं है, तो ये इफ वाला पार्ट हमारा चलेगा ही नहीं और k का लूप भी हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होके जब वैल्यू 3 बनेगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे j के अंदर इंक्रीमेंट, द वैल्यू विल बिकम 1। तो अब यहाँ पे होगा क्या, हम इस 1 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे बाकी सबसे कंपेयर करवाने वाले हैं। फिर से k इज इक्वल टू j प्लस 1, अब ये अगर 1 है तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 1 1 को अब कंपेयर करवाएंगे 1 2 से, यानी कि 6 को कंपेयर करवाएंगे 5 से। क्या 6 5 से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो फिर से स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 5 हमारा इधर जाके असाइन हो जाएगा और टेम्प की हेल्प से 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये लूप कंप्लीट हो गया। फिर से j का इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 2। अब यहाँ पे ये 2 प्लस 1 3, ये वाला लूप चलने ही नहीं वाला है, फिर से इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू विल बिकम 3, यानी कि सेकेंड रो के लिए भी हमारा काम जो फर्स्ट इंडेक्स वाली रो है
उसके लिए भी हमारा काम हो चुका है। तो 2 राउंड करने के बाद हमारे पास में जो सॉर्टेड एरे आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे 7 पहुँच चुका है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, इधर है 5 और इधर है 4। अब यहाँ पे फिर से सेम कंपैरिजन होगा 1, 2, 3 के केस में। अब यहाँ पे 1 क्योंकि 2 से बड़ा है ही नहीं, 1 क्योंकि 3 से बड़ा है ही नहीं, तो कोई इंटरचेंज नहीं होने वाला। सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल। 2 जो है वो 3 से बड़ा है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट्स हमारे चलने ही नहीं वाले हैं। बाकी एलिमेंट्स अगर बड़े-छोटे होते हैं, तो जो प्रोसेस हमने बाकी 2 रो के लिए परफॉर्म किया है, वही यहाँ पे काम करने वाला है। That's how you can implement row-wise sorting in 2D array. अब किसी को किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है? Okay, so the next program and the very last is program to implement typecasting in 2D array. देखिए यहाँ पे typecasting से related हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे स्टार्टिंग के अंदर, तो जिस तरीके से सिंपल वैल्यू पे हमने typecasting इम्प्लीमेंट की है, एग्जैक्टली में array के साथ में भी हमें वही करना होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक साथ पूरे array को typecast कर लिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक-एक वैल्यू को टाइपकास्ट करवा के कुछ काम करवाना है, तो हाँ, वो हो सकता है और वही इस प्रोग्राम के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। एक 2D अरे मैंने क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज का इनपुट लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये अज्यूम किया है दैट इट इज अ टाइप ऑफ अ स्कोर बोर्ड। अब जो स्कोर बोर्ड है वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है। तो इनपुट लेते टाइम तो ये इंटीजर टाइप का ही है, लेकिन जब मैंने इसे प्रिंट करवाया है तब ये है हमारा फ्लोट टाइप का। तो अब ये कैसे काम करने वाला है? देखिए, टाइप कास्टिंग का मतलब अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। जभी भी हमारे पास में कोई एक किसी तरीके की वैल्यू होती है, तो किसी एक तरीके की वैल्यू को किसी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना, इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करना या लॉन्ग को डबल के अंदर कन्वर्ट करना। एक टाइप की वैल्यू को जब दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा टाइप कास्टिंग। अब इसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया है मैंने, हम फटाफट से देख लेते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले मेन है, फॉलोड बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट इज इंट नम 3 by 3 का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब क्योंकि मैट्रिक्स है तो रो के लिए एक वेरिएबल एंड कॉलम के लिए एक वेरिएबल दैट इज आई एंड जे, फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे आई और जे का मैंने लूप चलाया है 0 से लेके 2 तक का, i is equals to 0 less than 3 and j is equals to 0 less than 3, i plus plus and j plus plus। printf की हेल्प से सिंपली एक मैसेज दिया है मैंने दैट इज एंटर, और scanf की हेल्प से मैंने हर एक इंडेक्स पर इनपुट एक्सेप्ट किया है। परसेंट डी एड्रेस ऑफ नम ऑफ आई जे, तो 00 01 02 10 11 12 20 21 एंड 22, इन सारे इंडेक्सेस पर हमारा जो इनपुट है वो जाके स्टोर हो जाएगा। इनपुट वाला पार्ट सेम ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस है कि प्रिंटिंग के अंदर मैंने टाइपकास्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए भी दो वेरिएबल हमें चाहिए ही, तो i is equals to 0 less than 3 and j is equals to 0 less than 3, i plus plus and j plus plus। print f data colon %.3f। अब यहाँ पे 0.3f का मतलब क्या है कि 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे हमारे पास में आने वाली है। अब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, तो मैंने टैब से सेपरेट करके जहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवाया है एक अलग-अलग मैसेजेस के साथ में, दैट इज डेटा मैसेज। अब जब एक रो हमारी कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगी, तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है, तो जे के बाद printf/n। अब यहाँ पे वैल्यू को टाइपकास्ट करना है। वैल्यू किसके अंदर है? हर एक इंडेक्स पे हमारे पास में अवेलेबल है, जो मिलके बना है आई और जे से। तो num of ij initially 0 वैल्यू होगा, then 0 1, then 0 2 and so on up till 2 to index। अब एक एक वैल्यू यहाँ पे जब हमारे पास में आ रही है, तो उसे मैंने फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लोट टाइप। तो जितनी भी हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, वो प्रिंट होते टाइम फ्लोट के फॉर्मेट के अंदर प्रिंट होगी। अब यहाँ पे जो भी हमारा टाइप होता है टाइपकास्टिंग के अंदर, उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं और उसके बाद आता है हमारे वेरिएबल का नाम या जो भी वैल्यू हम काम में ले रहे हैं। डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल का नाम भी हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम
कि यहाँ पे यूजर ने 1 से लेके 9 तक का डेटा इनपुट किया है, तो जो आउटपुट आने वाला है वो किस तरीके का आएगा, डेटा कोलन 1.000, फिर एक टैब आएगी, ठीक है, फिर डेटा कोलन 2.000, फिर से यहाँ पे एक टैब आएगा, फिर से डेटा, फिर कोलन 3.000। अब यहाँ पे जब एक रो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर से यही सेम हमारे पास में आउटपुट आने वाला है, बस यहाँ पे जो डेटा है वो 4.00, 5.00 एंड 6.000, इस तरीके से डेटा हमारे पास में प्रिंट होगा। तो चाहे तो आप एरे एलिमेंट्स को भी टाइपकास्टिंग करवा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट एरे कभी भी टाइपकास्ट नहीं होता है। एक एक वैल्यू को अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स वो वाला पार्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर 1D एरे एज वेल। मान लीजिए यहाँ पे नम ऑफ आई वाला पार्ट होता तो फ्लोट नम ऑफ आई, तो 1D एरे में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि 2D एरे में काम कर रहा है। ओके, तो 2D एरे का जितने भी असाइनमेंट्स करने हैं मैं आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूंगी असाइनमेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कि आपको रजिस्टर में कौन कौन से करने हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के तौर पे भी है और ये तो आपको रजिस्टर में भी करना है। देखिए, मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करके बताया था दैट वाज ऑफ रो वाइज सॉर्टिंग। अब आपको क्या करना है, 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है एक्सेप्ट 9 इंटीजर्स एंड परफॉर्म कॉलम वाइज सॉर्टिंग। कॉलम वाइज सॉर्टिंग का मतलब ये है, जैसे कि लेट्स अज्यूम ये मैट्रिक्स है हमारी 2 2 1, तो कॉलम वाइज सॉर्टिंग का मतलब 1 पहले आ जाए और 2 2 बाद में आ जाए। 3 1 2, 1 पहले 2 बाद में और फिर 3। तो कॉलम वाइज आपको एलिमेंट्स को सॉर्ट करवाना है, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सेप्ट 9 इंटीजर्स एंड परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स एडिशन जैसा एक प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इस एलिमेंट को इससे ऐड कर रहे थे और लास्ट वाले एरे के अंदर असाइन करवा रहे थे, इसको इससे ऐड कर रहे थे, लास्ट वाले एरे के अंदर असाइन करवा रहे थे, दैट वाज मैट्रिक्स एडिशन। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग चलने वाला है। 3 एरे ही हमें काम में लेने हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 वैल्यूज चाहिए और रिजल्ट को असाइन करवाना है तो तीसरा एरे की भी रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और किससे मल्टीप्लाई होगी, देखिए ये मेरा पहला एरे है और ये मेरा दूसरा एरे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के रिजल्ट मुझे थर्ड एरे के अंदर असाइन करवाना है। अब अगर मैं इस स्पेसिफिक लोकेशन की बात करती हूँ तो इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, 0 रो का 0 कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ 0 रो, तो इसका मतलब ये है कि हम पहली मैट्रिक्स के रो को कंसिडर करने वाले हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कह रही हूँ 0 कॉलम, यानी कि हम सेकंड वाली मैट्रिक्स के 0 कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस लोकेशन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 0 रो का 1 कॉलम, ठीक है। तो 0 रो, पहले मैट्रिक्स की 0 रो ये है, और अगर 1 कॉलम की बात करते हैं तो सेकंड मैट्रिक्स का 1 कॉलम ये है। अब 0 0 का मतलब ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 0 1 का मतलब ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, 0 2 का मतलब ये है कि 0 रो को इस 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एज वेल। फर्स्ट रो का 0 कॉलम, तो ये रही हमारी फर्स्ट रो और ये रहा हमारा 0 कॉलम। 1 1 की बात करते हैं तो 1 रो और 1 कॉलम। इसकी बात करते हैं तो 1 रो का सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न समझ में आया कि किसको किससे मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आया कौन सी रो कौन सा कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है, इसको समझ में आ गया तो फिर आप लूप चला लेंगे, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, लास्ट वाला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर इस लोकेशन की बात करते हैं तो सेकंड रो का 0 कॉलम आएगा हमारा, ये सेकंड रो है और ये 0 कॉलम है। इस लोकेशन को 2 1 कहते हैं तो सेकंड रो और 1 कॉलम है। इस लोकेशन की बात करते हैं तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 3 एलिमेंट्स इधर हैं, 3 एलिमेंट्स इधर है,
मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस लोकेशन की विच स्टैंड्स फॉर 0 0, यानी कि 0 रो इससे मल्टीप्लाई होने वाली है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा। ये लिख दिया मैंने 1 into 1, ठीक है। उसे हम ऐड करेंगे किससे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, यानी कि 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उन सब का सम कर दिया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आता है, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 9। इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12, और ये बनेगा हमारे 0 रो का 0 कॉलम का आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और बार देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फर्स्ट रो का, सॉरी, 0 रो का 1 कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन है उन सबको सम करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 9। ये 9 इधर आ गया। इस एलिमेंट की बात करते हैं तो 0 रो है और थर्ड कॉलम है। 1 बाय मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर असाइन करवाना है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। थोड़ा सा मैं मानती हूँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर एक बार ही ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो फिर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। अभी भी किसी को पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम है सॉल्व करने में तो आप लोग पूछ लीजिए। यस, अगर आपके पास में एरे से रिलेटेड कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर करना है कि पहले आपको एरे की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद उसके टाइप्स बताने हैं। टाइप्स में सिर्फ 2 कैटेगरी होती है, वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अब वन डायमेंशनल में तो एक ही एग्जांपल हम लोगों ने किया है, आप कुछ भी करके बता सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल में आप लिख सकते हैं 2D 3D 4D फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप प्रोग्राम बना के बता रहे हैं तो सिर्फ 2D का ही बताना, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। और ये सिलेबस है हमारा 2D एरे तक। 3D 4D आप चाहें तो इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं खुद के लेवल पे, बट हम लोग को पढ़ते नहीं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर स्ट्रिंग की बेसिक डेफिनेशन मैं आप लोगों से पूछूं कि वो होता क्या है, तो कोई बताना चाहेगा कि कैसे काम करता है, मतलब होता क्या है वो ना। जैसा कि आप सब लोगों ने आंसर किया बिल्कुल करेक्ट है। द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर नोन एज स्ट्रिंग्स, और वो कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। इवन टैब एंटर जितने भी हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं ऑल दोज आर कंसिडर्ड अंडर स्ट्रिंग। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब हम लोगों ने डेटा टाइप्स की कैटेगरी देखी थी तो वहाँ पे इंट था, कैर था, फ्लोट था, डबल था, लॉन्ग था, लेकिन स्ट्रिंग नहीं था, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप सी के अंदर अवेलेबल नहीं है। जावा में होता है, आप किसी और दूसरी लैंग्वेज पढ़ेंगे लाइक पाइथन एंड डॉटनेट एंड एवरीथिंग, वहाँ पे स्ट्रिंग प्रेजेंट है, लेकिन सी के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप नहीं होता है। तो अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, कैसे इस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग तरीके से काम करती है, इसका भी डिस्क्रिप्शन हम कल ही देखेंगे। तब तक क्वेश्चंस जो हैं वो आप ट्राई करके देख लेना, प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो, एक दिन हम फिर उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।